हेलो फ्रेंड, आर के सिंह का फोर्थ सेमेस्टर के सारे बच्चों को सादर नमस्कार। मैं फोर्थ सेमेस्टर सिविल फोर्थ सेमेस्टर, इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर और सीएस फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ, एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण, जो कि ये सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर, सिविल फोर्थ सेमेस्टर और सीएस फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। तो चलिए इसके बारे में हम देखते हैं। इसका जो पहला चैप्टर है, ऊर्जा के मूल तत्व क्या है, बेसिक्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हमें जान लें कि ऊर्जा होती क्या है, ऊर्जा कहते किसे हैं। तो आप बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं, जब छोटे थे, कक्षा 6, 7, 8 में, तभी आपने ऊर्जा की परिभाषा पढ़ी थी कि कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के बिना कोई भी न तो कार्य हो सकता है, ना ऊर्जा के बिना पृथ्वी संभव है, ना ही पृथ्वी पर कोई जीवन संभव है, और ना ही ब्रह्मांड का अस्तित्व होगा। तो ये तो ऊर्जा के बारे में हो गई। ऊर्जा को कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में देख लिया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि ऊर्जा कई प्रकार की होती हैं। तो पहला हम देख ले रहे हैं प्राथमिक ऊर्जा तथा द्वितीयक ऊर्जा। अब सवाल पैदा होता है कि प्राथमिक ऊर्जा क्या है और द्वितीयक ऊर्जा क्या है। तो प्राथमिक ऊर्जा वह स्रोत है जो कि प्रकृति में पाया जाता है या इकट्ठा रहता है, जैसे लकड़ी, कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस तथा अन्य प्राथमिक ऊर्जा स्रोतों में उपलब्ध परमाणु ऊर्जा जिसे रेडियोधर्मी पदार्थ हैं, ये सब हमारे प्राथमिक ऊर्जा स्रोत में के अंतर्गत आते हैं। और प्राथमिक ऊर्जा स्रोत को ही उद्योग धंधों में द्वितीयक ऊर्जा स्रोत में कन्वर्ट किया जाता है, जैसे कोयला, तेल तथा गैसों को भाप तथा विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से जो प्रकृति में शुरू से विद्यमान है वो प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत हैं, और जिनके द्वारा उद्योग धंधों में ऊर्जा बनाई जाती है वो द्वितीयक ऊर्जा स्रोत होती है। तो इस तरह से है प्राथमिक ऊर्जा स्रोत और द्वितीयक ऊर्जा स्रोत। अगला है हमारा कॉमर्शियल एनर्जी, वाणिज्यिक ऊर्जा। वे ऊर्जा स्रोत जो बाजार में निश्चित कीमत पर उपलब्ध रहते हैं उन्हें वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। मतलब जो बाजार में बिकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, वाणिज्यिक ऊर्जा कहते हैं। जैसे बिजली का हम रेट देते हैं, कोयला हुआ, शुद्ध पेट्रोलियम से बना उत्पाद हुआ, तो ये सब वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक ऊर्जा आधुनिक दुनिया में औद्योगिक, कृषि, परिवहन और वाणिज्यिक विकास का आधार बनते हैं। तो वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत क्या हो गए, जो बाजार में निश्चित मूल्य पर बिकते हैं, जैसे बिजली हो गया, कोयला हो गया, शुद्ध पेट्रोलियम से बना उत्पाद हो गया, ये वाणिज्यिक ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। एक है अवाणिज्यिक ऊर्जा, मतलब नॉन केमिकल एनर्जी। वह ऊर्जा स्रोत जो मूल्य के लिए बाजार में उपलब्ध नहीं है, जो बिकाऊ नहीं है, उन्हें अवाणिज्यिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे जलाने वाली लकड़ी जो पेड़ों पौधों से मिल जाती है आसानी से, गोबर, कृषि से प्राप्त ईंधन, ये सब वाणिज्यिक ऊर्जा हैं, अवाणिज्यिक ऊर्जा हैं जो पारंपरिक रूप से इकट्ठा किए जाते हैं। तो हो गया आपका वाणिज्यिक और अवाणिज्यिक ऊर्जा, कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल एनर्जी। नवीकरणीय ऊर्जा, अगला है नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। यह वह ऊर्जा है जो अक्षय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त होती है, जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, जैसे पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, भूतापी ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जल विद्युत पावन ऊर्जा आदि। इससे किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता। मिला जुला के हम अगर एक लाइन में कहें कि वे ऐसे ऊर्जा जिससे कोई प्रदूषण ना होता हो, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती है। इसके अंतर्गत आपका पवन ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, भूतापी ऊर्जा है आदि। गैर नवीकरणीय ऊर्जा, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब कि गैर नवीकरणीय ऊर्जा एक पारंपरिक जीवाश्म ईंधन है, जैसे कोयला हुआ,
तेल गैस हुआ, जो समय के साथ समाप्त हो सकता है और ये प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। आपको मालूम ही है कि कोयला को जलाएंगे धुआं निकलेगा, तेल गैस से भी प्रदूषण होगा। तो ये जो कि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। इनके अंतर्गत जीवाश्म ईंधन आते हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के बीच का अंतर लिखिए। मतलब कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर लिखिए। तो देख लीजिए दोनों में क्या अंतर है। नवीकरणीय ऊर्जा में पहले आप देख लीजिए, पहला पॉइंट कि ये लगातार प्राप्त किए जा सकते हैं। भाई पृथ्वी पर पेड़ पौधे अगर हैं तो लकड़ियाँ मिलेंगी ही मिलेंगी आपको। और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत की बात बोल रहे हैं तो इसमें सोलर ऊर्जा है, ठीक, भूतापी ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, आपको मिलेंगे ही मिलेंगी, ये लगातार प्राप्त किए जाएंगे। और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ये लगातार प्राप्त नहीं किए जा सकते, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, आज है, धीरे धीरे ये समाप्त हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट है, इन्हें अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कहते हैं। किसको? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को क्या कहते हैं? अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जबकि गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या कहते हैं? परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि नवीकरणीय ऊर्जा जो होता है वो प्रदूषण नहीं पैदा करता। भाई जैसे पवन ऊर्जा है, क्या वो करेगा? क्या प्रदूषण करेगा? सोलर से क्या प्रदूषण होगा? कोई प्रदूषण होगा नहीं ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत में जैसे कोयला है, पेट्रोल है, तेल गैस है, तो इससे क्या कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है ना, इसलिए ये क्या करते हैं? प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। चौथा पॉइंट है कि नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत को कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता। क्या सोलर ऊर्जा को समाप्त किया जा सकता है? सूर्य को समाप्त किया जा सकता है? नहीं समाप्त किया जा सकता। हवा को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। इसलिए कहा गया है चौथा पॉइंट कि ये कभी समाप्त नहीं किए जा सकते नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत। और गैर नवीकरणीय ऊर्जा कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा। अगर पेट्रोलियम है तो कुछ समय बाद पेट्रोलियम समाप्त हो जाएगा। कोयला काफ़ी दिनों तक खुदाई होते होते एक समय आएगा कि कोयला के खानों से कोयला निकलना बंद हो जाएगा। तो ये हमारा नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत और गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के बीच का अंतर है। अगला हेडिंग है कि विश्व में ऊर्जा का भविष्य क्या है। इसके बारे में पहले हम जीवाश्म ईंधन की बात कर लें तो इसके अंतर्गत निम्न ईंधन आते हैं। कोयला, अब जीवाश्म मतलब कि जो अवशेष से बना हो, तो कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, ध्यान रखें। वैसे कोयला 4 प्रकार का होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ कोयले की बात कर रहे हैं कि जीवाश्म ईंधन की बात कर रहे हैं। तो कोयला भी एक जीवाश्म ईंधन है का रूप, जो कि पृथ्वी में जमे वनस्पतियों के कारण होता है और इसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। जिस तरह से कोयले की खपत बढ़ती जा रही है, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि सन 2250 तक लगभग कोयले के समस्त भंडार समाप्त हो सकते हैं। ठीक, तेल की बात देखें, ये भी जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आता है, फॉसिल फ्यूल के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये भी पृथ्वी के अंदर से पाया जाता है। तो कच्चे तेल की खपत की वृद्धि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से बढ़ी हुई है, जहां सन 1973 में 19.96 बैरल थी, वहीं पर आज यह 23.2 बैरल है, जिसकी खपत इतनी होती जा रही है। इससे ये पता लग रहा है कि कुछ समय के बाद तेल का भंडार भी समाप्त हो जाएगा। अगला हम ईंधन देख रहे हैं प्राकृतिक गैस, नेचुरल फ्यूल देख रहे हैं। प्राकृतिक गैस में कई प्रकार के हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। इसके अंतर्गत इसमें कुछ अकार्बनीय यौगिकों की भी अल्प मात्रा होती है। प्राकृतिक गैस में 50% आपका मेथेन मिलता है, तकरीबन 20% आपका एथेन है तथा 10% प्रोपेन होती है। इसकी खपत भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यह भी पेट्रोलियम की भांति समाप्ति की ओर है। नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो यही एक ऐसी ऊर्जा है जो कि ईंधन का, जो कि ऊर्जा का भविष्य इसी के ऊपर बिल्कुल टिका हुआ है। नाभिकीय ऊर्जा का विकास सन 1957 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हुआ था।
इसमें परमाणु को विखंडित किया जाता है, जिसके कारण ऊर्जा को उत्पन्न किया जाता है। सन 1957 में विश्व में पहली नाभिकीय की शक्ति प्लांट ने कार्य करना प्रारंभ किया था और सन 2000 में 2×10⁶ गीगावाट प्रति आवर्ष का उत्पादन हुआ था। इसी पर भविष्य में ऊर्जा का उत्पादन निर्भर है। जल शक्ति की बात किया जाए तो जल शक्ति मतलब हाइड्रो पावर। जल शक्ति का उपयोग लगभग 100 वर्षों से अधिक से हो रहा है। इसमें जल की धाराओं के टरबाइन मशीन पे डालकर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार इसमें लघु शक्ति उत्पादन क्षमता वाले तथा अधिक शक्ति उत्पादन क्षमता वाले बिजली घर होते हैं। तो आपने देखा कि जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आपने क्या क्या देखा। विश्व में ऊर्जा का भविष्य किस पे डिपेंड है। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत आपने देखा कोयले को। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, इसकी खपत बढ़ती जा रही है, कुछ दिनों बाद ये समाप्त हो सकता है। तेल की बात देखें, पेट्रोलियम की कच्चे तेल की खपत भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। 1977 में 19.96 इस बैरल इसकी खपत थी, आज 23.20 बैरल इसकी खपत हो गई है। इससे कुछ वर्षों बाद इसका भंडारण भी खत्म हो जाएगा। प्राकृतिक गैस की बात देखें, प्राकृतिक गैस में कई हाइड्रोकार्बन मिले होते हैं। इसके अंतर्गत इसमें अकार्बनिक यौगिक की मात्रा भी होती है। इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन 50% होती है, एथेन 20% तथा प्रोपेन 10% तक होती है। इसकी खपत भी जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि पेट्रोलियम की बात ये भी समाप्त हो जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा की बात हम करें, नाभिकीय ऊर्जा का विकास 1957 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा किया गया था। इसमें परमाणु को विखंडित किया गया था, जिसके कारण ऊर्जा का उत्पादन हुआ था। और 1957 में ही विश्व में पहली नाभिकीय शक्ति प्लांट ने कार्य करना प्रारंभ किया था और सन 2000 में 2×10⁶ गीगावाट प्रति आवर का उद्घाटन हुआ था। इसी पर भविष्य में ऊर्जा का उत्पादन निर्भर है। और अंतिम है हाइड्रो पावर, जल शक्ति। जल शक्ति का उपयोग काफ़ी वर्षों से होता चला जा रहा है। इससे जल की धारा को टरबाइन मशीन पर डालकर विद्युत का उत्पादन करते हैं। इस प्रकार इसमें लघु शक्ति उत्पादन क्षमता वाले तथा अधिक शक्ति उत्पादन क्षमता वाले बिजली घर बनाए जा रहे हैं। तो इस तरह से ऊर्जा संरक्षण का पहला लेक्चर आज हम समाप्त करते हैं। इसमें हमने बताया कि ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा कितने भागों में बांटा गया है, कितने प्रकार की होती है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तथा गैर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर क्या है, हमने इसको देखा। और विश्व में ऊर्जा के भविष्य के बारे में हमने डिस्कस किया, जिसमें हम जीवाश्म ईंधन के बारे में डिस्कस किया, जिसमें कि आपका कोयला आया, तेल आता है, प्राकृतिक गैस आता है तथा नाभिकीय ऊर्जा आती है और जल शक्ति के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इस तरह से आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ध्यान रहे कि हमारा ये ऊर्जा संरक्षण कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर, सिविल फोर्थ सेमेस्टर और कंप्यूटर साइंस फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। अतः आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि।